वेलकम टू ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म उड़ान। मैं डॉक्टर शैलेश। आज हम लोग बात करेंगे मेसोलिथिक कल्चर ऑफ गंगा प्लेन। इससे पहले की क्लासेस में आप लोगों ने देखा कि मध्य पाषाणिक संस्कृति की क्या विशेषताएं हैं, अर्थात मध्य पाषाणिक संस्कृति के समय इस काल में जो परिवर्तन का ये काल था उसमें मानव जीवन में क्या क्या प्रवृत्ति आई या मानव ने पूर्व काल की अपेक्षा अपने जीवन में किस तरह से परिवर्तन लिया। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे मध्य पाषाणिक संस्कृति के एक रीजनल वेरिएशन, एक क्षेत्रीय विशेषता के बारे में, और वो क्षेत्र है मध्य गंगा घाटी का क्षेत्र। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये पूरा का पूरा उत्तर भारत और पाकिस्तान के क्षेत्रों का अर्थात पश्चिमी भारत का क्षेत्र जो है ये दो नदियों के तंत्र से जो है पूरी तरह से बना हुआ, अर्थात नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी से बना हुआ है। पहला नदी तंत्र जो सिंधु नदी का तंत्र है, बेसिकली जो पंजाब का इलाका है, पाकिस्तानी पंजाब और भारतीय पंजाब का इलाका, और दूसरा नदी तंत्र जो है वो गंगा यमुना का क्षेत्र है। इस गंगा का जो रिलेशन है, गंगा नदी जब निकलती है हिमालय से तो वहां से लेके बंगाल की खाड़ी में मिलने तक कई भौगोलिक विशेषताएं आपको दिखाई देती है। तो बेसिकली जो उसका मध्य भाग है, अर्थात गंगा नदी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में जहां मैदानी प्लेन इलाकों में बह रही है, वो एरिया जो है मिडिल गंगा प्लेन का एरिया है। आप यहाँ पे फिगर में इस एरिया को देख सकते हैं। ये एरिया जो है आपको मिडिल गंगा प्लेन का दिखाई देता है। तो इस मिडिल गंगा प्लेन के इलाके में कुछ आपको मध्य पाषाणिक संस्कृति की सूचना मिलती है। आज हम लोग इसी मिडिल गंगा प्लेन में मिलने वाली मध्य पाषाणिक संस्कृति पर बात करेंगे। जैसा कि अभी हम लोगों ने चर्चा की कि मध्य गंगा घाटी का क्षेत्र जो है वो काफी विस्तृत है। यहाँ पे आपको मध्य पाषाणिक संस्कृति की सूचना मिलती है। इस क्षेत्र में जो आर्कियोलॉजिकल एक्सप्रेशन और एक्सप्लोरेशन का काम हुआ वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के द्वारा किया गया है। काफी आपको अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग रिमेन्स मिले हैं। बेसिकली ये क्षेत्र जो है वो हारसू लेक से भरा हुआ है। एंशिएंट पैलियो चैनल के बदलने से अर्थात नदियों के प्राचीन मार्ग में परिवर्तन की वजह से कुछ नवीन संरचनाएं बनी। वो नवीन संरचनाएं हारसू लेक अथवा आक्सबो लेक के नाम से जानी जाती है। आक्सबो लेक का मतलब जैसे जानवरों के कैटल्स के पैरों के निशान होते हैं, वो इसी तरह से एक अर्धचंद्राकार आकृति में इस तरह की जो है लेक झीलें बनती हैं, और इन्हीं झीलों के किनारे मध्य पाषाणिक मानव ने अपनी संस्कृति का निर्माण किया। अर्थात इन्हीं झीलों के किनारे हमें मध्य पाषाणिक संस्कृति में मानव के निवास की सूचना मिलती है, उनके कार्यों की सूचना प्राप्त होती है। अब इस क्षेत्र में जो साइट के डिस्ट्रीब्यूशन है, अलग अलग जो जितने तरह के पुरस्कार आपको मिले, आप लोगों ने प्राइमरी क्लास में पढ़ा था कि 3 तरह के जो है आपको मध्य पाषाणिक पुरस्कार प्राप्त होते हैं। ये 3 तरह के मध्य पाषाणिक पुरस्कार क्या है? सबसे पहले एपिपैलिथिक, अर्थात एक ऐसा मध्य पाषाणिक काल जिसकी विशेषताएं अपर पैलियोलिथिक फेज से ज्यादा मिलती हुई दिखाई देती है। परिवर्तन तो हो रहा है लेकिन वो परिवर्तन अभी उच्च पुरा पाषाण काल से संबंधित होता हुआ प्रतीत होता है। सेकेंड फेज, जो सेकेंड फेज आपका है वो सेकेंड फेज क्या है? अर्ली मेसोलिथिक का है। पहला फेज एपिपैलियोलिथिक का है। जैसा कि हम लोगों ने कहा कि ये अपर पैलियोलिथिक से ज्यादा इसकी विशेषताएं प्राप्त मिलती प्रतीत होती है। अर्ली मेसोलिथिक अर्थात यहाँ पे माइक्रोलिथ आने शुरू हो गए, परंतु अभी माइक्रोलिथ बहुत अधिक छोटे और उनके विशिष्ट आकार आपको दिखाई नहीं देते हैं। हालांकि ये जनरलाइजेशन है। जो नए रिसर्चेज हुए हैं, जैसे आपने सोन वैली के बारे में पढ़ा था, वहाँ पे बागोर नामक एक पुरास्थल है। वहाँ पे ये नॉन ज्योमेट्रिकल टूल जो है उनका जो सीक्वेंस दिखाई देता है वो काफी कुछ अलग दिखाई देता है। अर्थात वहाँ पे अपर पैलियोलिथिक फेज से ही आपको जो है जो तथाकथित ज्योमेट्रिकल टूल है वो दिखाई देने लगते हैं। परंतु अभी इन एरियाज के एक्सप्रेशन में आपको ये प्रवृत्ति दिखाई देती है कि अर्ली मेसोलिथिक फेज में आपको उपकरण पहले की अपेक्षा छोटे दिखाई देंगे, लेकिन जो एडवांस मेसोलिथिक फेज होगा, अर्थात जो जिसको आप लोग प्रोटोनियोलिथिक भी कह सकते हैं, उस मेसोलिथिक फेज में आपको ज्योमेट्रिकल टूल दिखाई देने लगेंगे। अर्थात सांस्कृतिक विकास आप यहाँ पे उपकरणों की तकनीक और उनके प्रकार के आधार पे देख सकते हैं। तो बात हो रही थी कि जिस तरह से नदियां जो है अपने पैलियो चैनल को बदलती हैं, पैलियो चैनल के बदलने की वजह से आपको इस तरह की जो है संरचनाएं दिखाई देती हैं, इस तरह की
अर्धचंद्राकार संरचनाएं दिखाई देती हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, जिन्हें ऑक्सबो लेक कहते हैं। ये संरचनाएं बनती कैसे बेसिकली, तो आप देखिए कि किसी भी नदी का जो प्रवाह मार्ग होता है, ज़्यादातर वो क्या होता है, वो सर्पिलाकार होता है, और सर्पिलाकार प्रवाह मार्ग होने की वजह से नदियाँ किसी कुछ आकृतियों का निर्माण करती हैं। अब किसी कारणवश अगर नदियों के प्रवाह में परिवर्तन हो जाए और मार्ग में परिवर्तन इस तरह से हो जाए, तो ये एरिया जो है, ये देखिए आप, एक अर्धचंद्राकार एरिया आपको बनता हुआ दिखाई देता है, और एरिया ये नदी से लगा रहता है, अर्थात कोई न कोई चैनल इसमें जल प्रवाह के लिए बना रहता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, भौगोलिक परिवर्तन की वजह से ये जल प्रवाह के लिए जो चैनल लगा हुआ होता है वो छूट जाता है, और उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से ये एक स्वतंत्र संरचना के रूप में निर्मित हो जाती है। तो इस स्वतंत्र संरचना को हम लोग क्या कहते हैं, इस स्वतंत्र संरचना को हम लोग ऑक्सबो लेक, हार्सू लेक अथवा गोखुर झील कहते हैं। तो आपको मिडिल गंगा प्लेन के जो पुरास्थल प्राप्त होंगे वो इन्हीं गोखुर झीलों के किनारे प्राप्त होंगे। इस क्षेत्र में जो सबसे पहला पुरास्थल है आपका, वो पुरास्थल है सरायनारायण राय। सरायनारायण राय पुरास्थल जो है वो प्रतापगढ़ के मांधाता डिवीजन में है, और ये बेसिकली एक ओपन एयर साइट है, अर्थात खुले में मनुष्य यहाँ पे निवास करता था। और ये जो पुरास्थल है वो एक सूखी हुई हार्सू लेक के किनारे है, अर्थात वो झील जो किसी समय नदी के पैलियो चैनल की वजह से, परिवर्तन की वजह से बनी थी, वो हार्सू लेक क्या हो गई है, अब सूख गई है, और इसी सूखी हुई झील के किनारे मनुष्य ने अपने आवास का निर्माण किया। इस पुरास्थल की खोज 1969 में सबसे पहले केसी ओझा महोदय ने की थी। केसी ओझा महोदय ने की थी, जो उत्तर प्रदेश पुरातत्व सर्वेक्षण के थे। और इसके बाद एक साल बाद जस्ट 1970 में पीसी दत्त महोदय ने सबसे पहले यहाँ पे एक स्केलेटन का एक्सकवेशन किया, और इस साइट की महत्ता को देखते हुए फिर इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जी आर शर्मा के नेतृत्व में आर के वर्मा और वी डी मिश्रा जी ने 1972, 73 और 75 में इस पुरास्थल का एक्सकवेशन किया। इस पुरास्थल पे जो आपको डिपॉजिट मिलता है, जो कल्चरल और आर्कियोलॉजिकल डिपॉजिट मिलता है, वो काफ़ी कम है, लगभग 6 मीटर है, 4 से 6 मीटर के बीच आपको डिपॉजिट मिलता है। उसकी वजह ये है कि ये पुरास्थल का जो डिपॉजिट है वो जलवायु जनित प्रक्रियाओं की वजह से, वेदरिंग की वजह से वास्ट अवे होता गया है, साफ हो गया है। और यही जो पूरी की पूरी आर्कियोलॉजिकल लेयर है वो एक ही लेयर मिलती है, अर्थात एक ही संस्कृति की सूचना आपको इस पुरास्थल से प्राप्त होती है। यहाँ से जो हमें रिमेन्स मिले हैं, कल्चरल रिमेन्स मिले हैं, आपको यहाँ से स्केलेटन मिले हैं, 11 स्केलेटन मिले हैं, पिटहर्स मिले हैं, अर्थात गर्त चूल्हे, जमीन को गड्ढा बना के जो जानवरों के मांस को भूनना, उस तरह की गतिविधियों करने के लिए जो आप जिन चूल्हों को बनाते हैं उनको पिटर या फायर पिट्स कहते हैं। आपको माइक्रोलिथिक टूल्स मिले हैं, नॉन ज्योमेट्रिकल, ज्योमेट्रिकल दोनों तरह के टूल्स मिले हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको यहाँ पे दिखाई देगी इस मध्य गंगा घाटी के पुरास्थलों पे, कि यहाँ पे आपको बोन टूल्स भी मिलेंगे और हार्ड अर्थात जानवरों की सींगों पर भी बने हुए टूल मिलेंगे। इसकी वजह क्या है, स्टोन टूल के साथ इन टूल्स के मिलने की वजह क्या है। देखिए ये जो भौगोलिक रीजन है, ज्योग्राफिकल रीजन है, यहाँ पे आपको उस तरह के नेचुरल स्टोन बहुत कम मिलेंगे, अर्थात यहाँ पे कोई हिली एरिया नहीं है कि आपको चर्च, जस्टिन या इस तरह के पत्थरों को नोड्यूल्स मिल सके। तो आपके पास क्या है, रॉ मटेरियल कम है, उसको कंजम्पशन करना है, तो आप क्या करेंगे, उसको बचा कर रखेंगे। और यही वजह है कि उन्होंने एक विकल्प के रूप में बोन टूल और सींग पर बने हुए उपकरणों को भी उपयोग में लाया। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, पूरा होल रीजन के बारे में बात हो रही है कि मध्य गंगा घाटी में अगर हमको हिली एरिया नहीं मिल रहा है, अर्थात यहाँ से हमें अगर स्टोन नहीं मिल रहे हैं, तो जो स्टोन टूल यहाँ से प्राप्त हो रहे हैं, आप देख रहे हैं कि रॉ मटेरियल आपको चर्च, जस्टिनी, अगेट, कार्नेलियन, क्वार्ट्ज सब पर बने हुए स्टोन टूल मिल रहे हैं। तो ये स्टोन टूल आप कहाँ से आ रहे हैं, ये पत्थर कहाँ से आ रहे हैं, तो इसके बारे में पुरातत्वविदों के दो तरह के विचार हैं। पहला, पुरातत्वविदों का मानना है कि ये लोग सीजनल माइग्रेशन किया करते थे, अर्थात मौसमी उत्परिवर्तन होता था, ये लोग एक विशिष्ट मौसम में इस रीजन में आ जाया करते थे, गंगा घाटी के रीजन में आया करते थे, और पुनः दूसरे मौसम में वो अपने दूसरे क्षेत्र अर्थात
विंध्यन रीजन ही चले जाया करते थे। और विंध्यन रीजन में आप जानते हैं कि इस तरह के स्टोन आपको पर्याप्त मात्रा में मिल जाएंगे, तो वो जो उनके स्टोन टूल्स आ रहे हैं वो वहीं से आ रहे हैं। लेकिन पुरातत्वविदों का एक दूसरा वर्ग है, वो मानता है कि नहीं, ये सीजनल माइग्रेशन नहीं किया करते थे, बल्कि कोई चेन रिपोर्टियर टाइप का एक सिस्टम इन्होंने डेवलप कर रखा था। अर्थात इस स्थल से रहने वाले मनुष्य, कुछ लोग हो सकता है कि विंध्य रीजन में जाते रहे होंगे और अपने रॉ मटेरियल के लिए टूल, या तो बने बनाए टूल या तो रॉ मटेरियल्स लेके आते रहेंगे। संभावना इसकी है कि अगर ऐसा रहा होगा तो बने बनाए टूल ही होंगे, क्योंकि आपको यहाँ पे फैक्ट्री साइट जैसी चीज नहीं दिखाई देती है, या जो भी स्टोन पीसेस दिखाई देते हैं उनका मैक्सिमम यूज किया गया है। तो एक मानव प्रवृत्ति है, अगर आपके पास रॉ मटेरियल ज्यादा होगा तो आप उसका सामान्य तरह से प्रयोग करेंगे, अगर रॉ मटेरियल कम होगा तो आप उसके मैक्सिमम यूज को करेंगे, अर्थात जितना अधिक से अधिक हो सकता है आप उसको कंज्यूम करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि यहाँ पे हमें स्केलेटन मिलते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज जो सायनाराय का रीजन है, यहाँ पे मानव के कंकाल सुरक्षित काफी मिले हैं आपको। 11 आपको गिरे मिले हैं, 11 कपड़े मिले हैं। और ये 11 कपड़ों में एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि एक बरियल, 11 बरियल में 10 तो सामान्य है जिसमें एक एक व्यक्ति को दफनाया गया है, लेकिन एक बरियल ऐसा है जिसमें एक साथ 4 स्केलेटन को दफनाया गया है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। सामान्य तौर पे जो छोटे मोटे एग्जाम होते हैं, ऑब्जेक्टिव एग्जाम, उसमें एक सवाल पूछा जाता है कि सती प्रथा की पुरातात्विक साक्ष्य आपको कहाँ से मिले हैं, तो उसका उत्तर सराय नाराय, महदाह या दमदमा को माना जाता है, क्योंकि सराय नाराय से भी, महदाह से और दमदमा से भी आपको इस तरह के स्केलेटन, एक ही कब्र में कई स्केलेटन रखने की सूचना मिलती है। परंतु आर्कियोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट में हम इस तरह की किसी प्रथा के साक्ष्य को नहीं स्वीकार करते हैं। ये माना जाता है कि किसी कारणवश इन सब की मृत्यु एक ही समय हुई थी, इस वजह से इनको एक ही साथ दफन कर दिया जाता है। ये स्केलेटन दफनाए कैसे जाते थे, इसके लिए भी एक यहाँ पे विशिष्ट परंपरा मिलती है कि ज्यादातर जो स्केलेटन या ज्यादातर जो मनुष्य दफनाए गए हैं मृत्यु के बाद, उनके सिरहाने की तरफ 3 से 4 सेंटीमीटर मोटी पट्टी छोड़ी जाती, एक पिलो जैसा एक फॉर्मेशन बना दिया जाता था और उस तरह से उनको फिर पीठ के बल लिटाया जाता था। एक और विशिष्ट चीज मिली है, वो है कि एक हाथ तो शरीर के समांतर होता था। पुरुषों के केस में दाहिना हाथ पेट पर और महिलाओं के केस में बायां हाथ पेट पर रखा हुआ प्राप्त होता है। और इस स्केलेटन के साथ आपको माइक्रोडिस्क प्राप्त हुए हैं। इसका मतलब यह है कि ये अपने मृतकों के संस्कार में कुछ विशिष्ट प्रथाओं का प्रारंभ कर चुके थे। वो प्रथा क्या थी कि सिरहाने पर पिलो जैसी एक फॉर्मेशन को तैयार कर देना 3 से 4 सेंटीमीटर का, और मृतकों का हाथ पुरुषों का दाहिना और महिलाओं का बायां हाथ उनके पेट पे रखना, दूसरा हाथ समांतर। साथ ही साथ आपको माइक्रोलिथ अर्थात जो उपकरण जिनका ये प्रयोग करते थे, उन उपकरणों को उनकी कपड़ों में रख दिया जाता था। जो डिफरेंट टाइप के आपको टूल मिले हैं, बैक ब्लेड, लूनेट। हम लोगों ने इससे पहले की क्लास में देखा था कि प्लेट का निर्माण किस तरह से होता था। बैक ब्लेड का मतलब एक तरफ से भूतला कर दिया गया प्लेट, अर्थात इसको यहाँ से 90 डिग्री पर तोड़ दिया गया। तोड़ा क्यों गया होगा, क्योंकि आपने देखा था कि एवरी रिएक्शन है अपोजिट रिएक्शन। इसका मतलब है कि अगर हम स्टूल को बैक नहीं करेंगे तो ये पीछे की तरफ ही काटेगा, या तो हमारा हाथ कट सकता है, या तो जिस हैफ में हम इसको फिट करेंगे वो भी कट सकता है। लूनेट आपने देखा था कि अर्धचंद्राकार एक उपकरण जिसको किस तरह से निर्मित किया जाता था, इसी ब्लेड के प्लाटफॉर्म को इस तरह से तोड़ के इस एरिया को निकाल के ये यूनिट टाइप का उपकरण तैयार किया जाता था। तो इस तरह से आपको ज्योमेट्रिकल, नॉन ज्योमेट्रिकल टूल, पॉइंट्स, बोरर का मतलब है कि छेद करने के लिए किसी अगर विधि में आप देखेंगे कि आगे इसी रीजन में आपको ऑर्नामेंट भी कुछ प्राप्त होते हैं, हिरण की सींगों को काटकर छल्ले भी बनाए गए। तो इस तरह की जो है क्राफ्ट एक्टिविटीज के लिए, हॉर्न को काटने के लिए, सींगों को काटने के लिए, बोन को काटने के लिए इस तरह के उपकरणों का प्रयोग किया गया है। पॉइंट्स, लूनेट, बोरर, ट्रायंगल इत्यादि उपकरणों का प्रयोग आपको यहाँ से किया जाता हुआ दिखाई पड़ता है। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि इन लोग के फूड एक्टिविटीज क्या थी। तो फूड एक्टिविटीज आपको जो पिट हर्ट्स मिलते हैं उससे आपको काफी कुछ जानकारी प्राप्त हो जाती है। इन पिट हर्ट से आपको हिरण, बारहसिंगा, जंगली सुअर, इस तरह के जानवरों की बोन्स मिलती है, अस्थियां मिलती है, जली हुई हड्डियां मिलती है। इसका मतलब है कि शिकार करने के बाद इन्हीं ओपन खुले चूल्हों में ये लोग इन पशुओं को भूनते थे और उसको कंज्यूम करते थे। एक जगह से आपको जो है, एक चूल्हे से आपको एक एलिफेंट की पसली मिली है। तो संभवतः ये लोग बड़े शिकार
हो सकता है कि ना करते रहो, लेकिन अगर उनको प्राकृतिक रूप से प्राप्त हो जाता रहा होगा तो वो उसका भी उपयोग करते रहे होंगे। साथ ही साथ आपको जलीय जंतुओं की, चूंकि आप देख रहे हैं कि हार्सू लेक के किनारे हैं, लेक के किनारे हैं, तो निश्चित तौर पे जलीय जंतुओं का भी उपयोग ये अपने भोजन के लिए करते थे। और इसका आपको साक्ष्य मिलता है कि इस पिट हट से आपको जो यहाँ से प्राप्त हुए हैं, आपको टर्टल्स अर्थात कछुए की सेल्स भी मिली है। इसका मतलब है कि इनके भोजन में जो है कछुए भी शामिल थे। दूसरी चीज होलोसिन पीरियड है, इसका मतलब है कि वाइल्ड ग्रेन्स आ चुके हैं, कल्टीवेशन तो नहीं हो रहा है, लेकिन वाइल्ड ग्रेन्स को भी कंज्यूम करने की सूचना आपको यहाँ से प्राप्त होती है। इसका मतलब है कि सराहनीय को लोग शिकार और संग्रह दोनों तरह की गतिविधियों पर आश्रित आपको दिखाई देते हैं। इसकी जो तिथि मिली है, समय सारणी में थोड़ा सा कंफ्यूजन है। आप देख सकते हैं कि एक तिथि जो TF की है वो 10,345 की है, और जो दूसरी तिथि है वो 2,940 की है। एक लंबा गैप आपको यहाँ पे दिखाई देता है। इसकी वजह ये मानी जाती है कि सैम्पलिंग में हो सकता है कि थोड़ी समस्या रही हो, इस वजह से ये तिथियाँ जो है आपको कंफ्यूजिंग दिखाई दे रही है। लेकिन सामान्य तौर पे आप मान सकते हैं कि 5,000 से 6,000 ईस्वी पूर्व के आसपास सरायनारायण में मनुष्य ने रहना प्रारंभ कर दिया था, और वहाँ पे आपको उसके रिमेन्स प्राप्त होते हैं। ये देखिए सरायनारायण का एक्सप्रेशन का पूरा प्लान है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो स्केलेटन प्राप्त हुए, ये स्केलेटन आपको एक्सप्रेशन में प्राप्त हुए हैं, ठीक है। एक जिसकी हम लोग बात कर रहे थे कि मल्टीपल स्केलेटन वहाँ से प्राप्त हुआ है। एक ही कब्र में 4 शवों को दफनाए जाने की सूचना मिलती है। तो आप इसका रिमेन्स यहाँ पे देख सकते हैं कि एक ही शव में कई तरह के बोन्स आपको दिखाई दे रही है, ढेर सारी बोन दिखाई दे रही है। वो एक ही ग्रेव में कई लोगों को दफनाने की सूचना मिलती है। अब आप यहाँ पे देखिए कि एक बड़ा सा एरिया मिला है, क्योंकि सरायनारायण में अभी तक हमने हट्स नहीं देखी, झोपड़ियाँ नहीं देखी, तो लोग रहते कहाँ रहे होंगे। एक बड़ा सा आपको एरिया मिला है जिसमें पिट होल, देखिए चारों तरफ आपको पिट होल दिखाई दे रहे हैं, ये पिट होल दिखाई दे रहा है, और इसका एक लगभग सर्कुलर एरिया आपको दिखाई दे रहा है। इस सर्कुलर एरिया के अंदर भी आपको जो है माइक्रोलिथ दिखाई देते हैं, कुछ पिट हट्स दिखाई देते हैं। तो ऐसा मानना है कि ये एक जो है हट्स थी, अर्थात मनुष्य के रहने की झोपड़ी बना के यहाँ पे रहता था। हालांकि प्रोफेसर GR शर्मा का मानना है कि एक कम्युनिटी हट था, एक सामुदायिक चूल्हा था, सार्वजनिक रूप से इसका उपयोग होता था। लेकिन पिट होल और इसमें मिलने माइक्रोलिथ के आधार पर ये कहना ज़्यादा उचित होगा कि आपको सरायनारायण से एक हट्स की सूचना प्राप्त होती है। इसका मतलब ये लोग इसी तरह से हट्स को बना के रहते होंगे। अगर डिटेल एक्सप्रेशन हो और एरिया कवर किया जाए तो शायद हमें इसके बारे में और जानकारी प्राप्त हो सकती है। इस मिडिल गंगा प्लेन का जो दूसरा पूरा स्थल है महाधा, ये भी जो है प्रतापगढ़ में है। प्रतापगढ़ के पट्टी सब डिवीजन से 5 किलोमीटर नॉर्थ साइड में आपको दिखाई देता है। ये भी एक ओपन एयर साइट है, और ये भी जो है हार्सू लेक पर अर्थात गोपुर झील पर बनी हुई है। इसका एक्सप्रेशन एक आप कह सकते हैं कि बचाव उत्खनन था। हुआ यूँ था कि 1953 में पहली बार इस इलाके में एक नहर बन रही थी, और उस नहर ने क्या किया कि इस पूरा स्थल को 2 भागों में बांट दिया। पूरा स्थल को क्या किया, मतलब इस एरिया को 2 भागों में बांट दिया, और बहुत से स्केलेटन मिले। लेकिन उस समय पुरातात्विक समझ शायद इतनी विकसित नहीं थी इस क्षेत्र के लोगों की और अधिकारियों की, तो उन्होंने इस पर कोई बहुत महत्वपूर्ण ध्यान नहीं दिया, कोई महत्व का समझा नहीं। पुनः जब इस नहर का चौड़ीकरण होने लगा, तो जो परगना अधिकारी थे तत्कालीन, और इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र थे, तो उन्हें इसका आर्कियोलॉजिकल महत्व समझ में आया, और उन्होंने विभाग के प्रोफेसरों से संपर्क किया, और ये तत्कालिक एक बचाव उत्खनन था। साइट काफी बड़ी थी, यहाँ से आपको काफी कुछ रिमेन्स प्राप्त होते हैं, लेकिन बचाव उत्खनन की वजह से यहाँ पे जो है बहुत अधिक जानकारी या इस तरह से बहुत डिटेल स्टडी नहीं हो पाई, फिर भी काफी कुछ जानकारी आपको यहाँ से प्राप्त होती है। ये जो पूरा स्थल है एक हार्सू लेक के वेस्टर्न एरिया पे था, अर्थात एक झील जो बनी हुई थी उसके वेस्टर्न एरिया पे था। उसके वेस्टर्न एरिया पे आपको दिखाई देता है, इस एरिया पे दिखाई देता है। और जो नहर आई थी, वो नहर क्या करती थी, पूरा स्थल को 2 भागों में बांटती थी। तो इसका जो वेस्टर्न एरिया था और इसका जो ईस्टर्न एरिया था, वो आपको 2 अलग अलग तरह की गतिविधियों की सूचना देता है। जो ईस्टर्न एरिया था वो बेसिकली क्या था, बूचरिंग एरिया था, अर्थात यहाँ पर आपको जो है इस झील के किनारे आपको बोन्स के बहुत से रिमेन्स मिले, हड्डियों के कट मार्क के साथ हड्डियों की सूचना प्राप्त होती है।
और जो वेस्टर्न एरिया था, वेस्टर्न एरिया क्या था, हैबिटेशनल साइट थी, अर्थात मानव के रहने की सूचना मिलती है। यहाँ पे आपको स्केलेटन ढेर सारे प्राप्त होते हैं, और इस एरिया में आपको मानव के रहने की सूचना नहीं मिलती, बल्कि इस एरिया में बूचरी की सूचना मिलती है, अर्थात जो जिनका प्रयोग वो करते थे शिकार के बाद उन हड्डियों को यहाँ पे डंप कर दिया जाता था, डंपिंग ग्राउंड। तो ये पूरा स्थल क्या है, दो भागों में नहर की वजह से विभाजित हो गया है। पश्चिमी भाग आपको हैबिटेशनल एरिया दिखाई देता है, पूर्वी भाग आपका जो बूचरिंग एरिया दिखाई देता है। इसका एक्सप्रेशन जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि बचाव उत्खनन था, प्रोफेसर बीडी मिश्रा और जयपाल के द्वारा किया गया। यहाँ का जो डिपॉजिट है वो लगभग 60 सेंटीमीटर का है, और इस डिपॉजिट को मिट्टी के कलर कंपोजिशन के आधार पे आपको 10 भागों में विभाजित किया जाता दिखाई देता है। यहाँ से जो आपको फिजिकल रिमेन्स मिले हैं, माइक्रोलिथ्स मिले हैं, लघु पाषाण उपकरण मिले हैं, बोन और हार्ड के टूल, हड्डी और सींग पर बने उपकरण मिले हैं, स्केलेटन मिले हैं, ढेर सारे आपको यहाँ से स्केलेटन मिले हैं। 28 ह्यूमन स्केलेटन आपको यहाँ से प्राप्त हुए हैं, जो कि बचाए जा चुके हैं। इसका मतलब है कि इससे अधिक ही स्केलेटन प्राप्त होने की संभावना रही होगी। और जैसा कि यहाँ पे अध्ययन करने वालों का मानना है कि जो पहली बार जब नहर का उत्खनन हुआ तो लगभग 20 से अधिक स्केलेटन जो है वो पूरी तरह से नष्ट हो चुके हैं, उनके कुछ पार्ट्स आपको प्राप्त होते हैं। 28 स्केलेटन को जो है एक्सपेक्ट किया गया बरियल्स को, ये माइक्रोलिथ के साथ आपको मिले हैं, इसमें पत्थर के टुकड़े भी मिले हैं। यहाँ पे जो है दो स्केलेटन ऐसे हैं जिसमें दो तरह के दो स्केलेटन एक साथ प्राप्त होते हैं आपको। तो यहाँ पे आपने देखा कि बोन और हार्ड के टूल मिलते हैं, स्केलेटन मिलते हैं, क्वेन मूलर्स मिलते हैं, सिल और लोढ़े का प्रयोग यहाँ पे आपको दिखाई देता है। पिटहर्थ भी यहाँ पे मिलते हैं, 35 पिटहर्थ मिलते हैं, किसके साथ, एनिमल बोन के साथ। एक यहाँ पे एक थोड़ी सी डिफरेंट आपको चीज दिखाई देती है कि जो बोन और हड्डी और जो सींग पर बने उपकरण थे वो सराय नाहर राय की अपेक्षा ज्यादा मात्रा में प्राप्त होते हैं, अर्थात उनकी डेंसिटी यहाँ पे ज्यादा आपको दिखाई देती है। ये भी एक मेसोलिथिक सिंगल कल्चर साइट है। यहाँ से आपको ब्लेड, स्क्रैपर, लूनेट, पॉइंट्स, बोरर, ट्रेपीज, ट्रायंगल एक्सेट्रा कई तरह के टूल मिलते हैं। बोन पर बने हुए आपको बोन टूल भी मिलते हैं, बोरर, एरोहेड, नाइफ, इस तरह के बोन टूल भी मिलते हैं। तो इसका मतलब ये है कि इन लोगों ने अपनी जो रॉ मटेरियल की कमी थी, स्टोन की कमी थी, उसको एक दूसरे माध्यम से पूरी करने की कोशिश की, जो यहाँ पे आपको एरोहेड, बोरर, नाइफ जो बोन के बने हुए उसमें आपको यहाँ पे दिखाई देता है। रॉ मटेरियल भी आपको वही चर्च, जस्टिनिया गेट, कार्नेलियन, क्वार्ट्ज, पेट्रोक्रिस्टाइन टाइप के मटेरियल मिलते हैं। दो बरियल यहाँ पे आपको मिलते हैं जो दो स्केलेटन के साथ है। अच्छा, एक चीज और, सराय नाहर राय में जो स्केलेटन आपको प्राप्त हुए हैं, जो दफनाए गए हैं स्केलेटन, उनकी जो दिशा स्थापन है, दिग स्थापन है, वो पश्चिम से पूर्व है, अर्थात जो स्केलेटन है उनका सिर पश्चिम की तरफ है और उनका पैर पूर्व की तरफ है। तो सेम यही परंपरा आपको महदाह से भी दिखाई पड़ती है, लेकिन कुछ के बारे में, कुछ स्केलेटन के बारे में ऐसा कहा जा सकता है कि वो पूर्व से पश्चिम ही दफनाए गए थे। तो ये चेंज हल्का फुल्का आपको यहाँ पे दिखाई देता है। इसकी जो डेट है वो 4000 बीपी, इसका मतलब लगभग 4000 आसपास आप मान सकते हैं कि एक मध्य पाषाण एक पूरा स्थल आपको ये दिखाई देता है। ये देखिए ह्यूमन बरियल और महदाह से हर्थ और ह्यूमन बरियल की सूचना आपको दिखाई दे रही है। ये एक ह्यूमन बरियल है, यहाँ पे आपको हाथ दिखाई दे रहा है, पिठर दिखाई दे रहा है, एक स्केलेटन दिखाई दे रहा है। यहाँ से हमने आपको बताया कि कुछ हड्डी पर बनी हुई वस्तुएं प्राप्त होती हैं। तो ये देखिए कि महदाह में एक स्केलेटन ऐसा प्राप्त हुआ है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इसने कानों में कुंडल को धारण किया हुआ है। तो ये एक्टिविटी यहाँ पे होने लगी थी, अर्थात ये लोग क्रॉफ्ट एक्टिविटी भी करने लगे थे। एक देखिए कट मार्क के साथ आपको यहाँ पे हिरण के सींग मिले, ये कट मार्क आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, जिसका मतलब है कि निश्चित तौर पे ये लोग इस तरह की वस्तुओं को बनाते थे। और ये सर्कल, अर्थात अगर इसको काट देंगे तो हमको इसी तरह का सर्कल दिखाई देगा, और आप बोरर से इसको छेद कर देंगे और ये देखिए इन्होंने इस तरह के ऑर्नामेंट्स को धारण किया हुआ है। तो ये महदाह से आपको इस तरह की सूचनाएं प्राप्त होती हैं। ये देखिए यहाँ पे भी आपको एक ईयर ऑर्नामेंट के साथ दिखाई दे रहा है कि स्केलेटन, ईयर ऑर्नामेंट के साथ एक स्केलेटन
चिन्ह आपको महदाह से प्राप्त हुआ दिखाई दे रहा है। अब जो तीसरी साइट है, जो तीसरा पुरा स्थल है, वो आपको दमदमा है। दमदमा का उत्खनन जो है वो विधिवत उत्खनन हुआ है, क्योंकि जब इस क्षेत्र में सराय नाराय और महदाह में काम हो रहा था तो आसपास के एरिया को एक्सप्रेस किया गया, तो उस एक्सकवेशन में एक साइट का पता लगा जिसका नाम है दमदमा। एक्चुअल में इसका नाम वारी कला है। दमदमा इसको इसलिए कहते हैं कि स्केलेटन की वजह से, अर्थात जो बने हुए हैं स्केलेटन वहाँ पे हैं ये सारे, तो दफनाए जाने की वजह से जब आप वहाँ की मिट्टी पर या वहाँ सतह पे चलेंगे तो आपको धप धप की आवाज आएगी। तो इस वजह से गांव के लोगों ने या इन लोगों ने इसका नाम दमदमा रख दिया था। ये पुरा स्थल जो है ये आक्सबो लेक पे ना होके ये नदी के किनारे है। एक नदी है सई नदी, और सई की एक सहायक नदी है पीली नदी। पीली नदी में एक नाला मिल रहा है तंबूरा नाला, और इन्हीं दोनों के जंक्शन पे आपको ये पुरा स्थल दमदमा प्राप्त होता है। और प्रतापगढ़ रीजन के अर्थात मध्य गंगा घाटी में जिन पुरा स्थलों का उत्खनन हुआ है उन पुरा स्थलों में सबसे विधिवत उत्खनन इस स्थल का हुआ है, और सबसे विस्तृत स्थल है ये जो आपको दिखाई दे रहा है। ओपन एयर साइट है ये, अर्थात खुले आसमान के नीचे। यहाँ आपको वे पीली रिवर और तंबूरा नाले के संगम पे दिखाई दे रहा है। इसका उत्खनन जो है कई सत्रों में हुआ, 1982 से लेके 87 तक, अर्थात कई सालों में इसका उत्खनन हुआ। R.K. वर्मा, V.D. मिश्रा, जयनपाल V. मिश्रा इत्यादि पुराविदों द्वारा करवाया गया। यहाँ पे जो आपको कल्चरल डिपॉजिट मिलता है वो अन्य पुरा स्थलों की अपेक्षा ज्यादा प्राप्त होता है। जैसा कि आपने सराहनाय में देखा था कि 6 सेंटीमीटर का जमाव, महदाह में आपने देखा कि 60 सेंटीमीटर का जमाव, लेकिन आपको यहाँ उन पुरा स्थलों की अपेक्षा ज्यादा जमाव दिखाई देता है। लगभग 1.5 मीटर मोटा जमाव दिखाई देता है, और इसको आर्कियोलॉजिकली हम लोग जो कलर और कंपोजिशन के आधार पर इसको हम लोग 10 लेयर में विभाजित करते हैं। यहाँ से भी आपको कल्चर एलिमेंट्स में माइक्रोलिथ्स मिले हैं, ढेर सारे बोन और हार्न पर बने उपकरण मिले हैं, मानव की समाधियां मिली हैं, क्वेंस मूलर मिले हैं, पीटहर्स मिले हैं, और सींग पर बने हुए उपकरण भी आपको यहाँ पे दिखाई देते हैं। जो डिफरेंट टाइप के टूल आपको दिखाई दिए हैं, ये भी मेसोलिथिक साइट है। ब्लेड, ब्लंटेड ब्लेड, ल्यूनेट, पॉइंट, बोरर, ट्रेपीज, ट्रायंगल, क्वेन मूलर्स, ये सब दिखाई दिए गए। ट्रेपीज और जो ट्रायंगल जो टूल्स हैं वो भी ब्लेड के ही प्लान फॉर्म पे बनाए जाते हैं। 2 तरह के आपको ट्रायंगल मिलते हैं, 2 तरह के त्रिभुज उपकरण मिलते हैं। एक त्रिभुज उपकरण इस तरह से मिलता है जिसको आप समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। ये इस एरिया को तोड़ दिए तो आप देखिए एक त्रिभुज आपको यहाँ पे दिखाई देता है। दूसरा टाइप का त्रिभुज उपकरण आपको जो है थोड़ा सा डिफरेंट दिखाई देता है, जिसकी एक भुजा ज्यादा लंबी होती है। इस तरह का त्रिभुज उपकरण आपको यहाँ पे दिखाई देता है। और कुछ संबलम्ब चतुर्भुज टाइप के उपकरण भी आपको प्राप्त होते हैं, अर्थात चतुर्भुज आकार में कुछ उपकरण प्राप्त होते हैं, और ये उपकरण भी आपको ब्लेड की ही प्लाटफॉर्म पर बने हुए दिखाई देते हैं। तो इस तरह से उपकरण जो है आपको इस पुरा स्थल से प्राप्त होते हैं। यहाँ पे जो बरियल्स हुए हैं वो अपेक्षाकृत ज्यादा हुए हैं। 41 ह्यूमन बरियल्स आपको दिखाई देते हैं जिनका एक्सप्रेशन किया गया है। पीटहर्स भी आपको यहाँ पे अधिक मात्रा में दिखाई दिए हैं। ये बरियल्स जो है ये 5 जो है डबल बरियल है। इनमें से 41 में 5 ऐसे समाधान है जिसमें 2 कंकालों को या 2 मनुष्यों को दफनाए जाने की सूचना मिली है, और एक ऐसा है जिसमें 3 मनुष्यों को या 3 शवों को दफनाए जाने की सूचना आपको प्राप्त होती है। तो सराय नाराय, अब इसको आप लोग ऑब्जेक्टिव टर्म में याद कीजिए क्योंकि कई जगहों पूछा जाता है। सराय नाराय में क्या था, एक समाधि में 4 शवों को दफनाने की सूचना मिलती है। दमदमा में एक समाधि में 3 शवों को दफनाने की सूचना मिलती है, और दमदमा और महदाह से एक ही समाधि में 2-2 शवों को दफनाए जाने की सूचना प्राप्त होती है। ये मध्य पाषाणिक पुरास्थल मध्य गंगा घाटी के हैं। इसकी जो क्रोनोलॉजी, इसकी जो डेट आपको मिलती है वो 8640 बीपी और 8365 बीपी दिखाई देती है। ये डेट जो है बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोबॉटनी की है। तो लगभग 6000 साल के आसपास जो है ये पूरा स्थल भी आपको दिखाई देता है। यहाँ पे भी जो स्केलेटन प्राप्त हुए हैं उनकी भी जो दिशा स्थापना है वो पश्चिम से पूर्व है, पूर्व से पश्चिम भी है, उत्तर और दक्षिण भी मिलती है। अर्थात यहाँ पे वो बैरियर आपको नहीं दिखाई देता है कि केवल पूर्व से पश्चिम ही शवों को दफनाया जाएगा। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज इस मध्य पाषाणिक मध्य गंगा घाटी के पुरास्थलों से जो आपको प्राप्त होती है वह क्वेंस और मूलर। ये
ये दिखाता है कि ये लोग अनाज के दानों का प्रयोग पीस कर करने लगे थे। पर्याप्त मात्रा में आपको सील और लोहे का प्रयोग जो है मिलता हुआ दिखाई देगा। पीट हर्ट्स में आपको बोन्स दिखाई दे रहे हैं जो गर्म चूल्हे हैं, इसका मतलब लोग शिकार भी कर रहे हैं, और यहाँ से आपको संग्रहण भी दिखाई दे रहा है। साथ ही झील के किनारे रहने की वजह से, वाटर रिसोर्स के करीब रहने की वजह से इन लोगों ने जलीय जंतुओं का भी पर्याप्त उपभोग करना प्रारंभ कर दिया था। ये चीज आपको इन मध्य गंगा घाटी के पुरास्थलों से दिखाई देती है। जो दमदमा से प्राप्त पुरास्थलों के माइक्रोबियल एनालिसिस हुई है, बेसिकली इलाहाबाद विश्वविद्यालय में रखे हुए वो स्केलेटन, तो ऑस्ट्रेलिया के आर्कियोलॉजिस्ट ने उनके दांतों की स्टडी की है। तो दांतों की स्टडी से भी पता लगता है कि उनके दांतों में जिस तरह की घिसावट है, तो वो लोग अनाज के दानों को चबा कर खाया करते थे। बेसिकली जो फीमेल स्केलेटन है उसमें ये चीज ज्यादा दिखाई देती है। इसका मतलब है कि यहाँ पे डाइट में आपको थोड़ा सा जेंडर के बेस पे भी फर्क दिखाई देता है। उसकी संभावना यही है कि पुरुष शिकार करने के लिए जब बाहर जा रहे हैं तो उनका जो है पूरी तरह से शिकार पर आश्रित हो सकते हैं, या संभावना इसकी। और महिलाएं चूंकि निवास कर रही हैं तो उनके जो डाइट में इस तरह के ग्रेन्स ज्यादा थे, जिसकी वजह से उनके दांतों में अपेक्षाकृत घिसावट आपको ज्यादा दिखाई देती है। ये देखिए दमदमा से प्राप्त जो बैरियर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, डबल बैरियर, 2 शवों को एक साथ दफनाए जाने की सूचना, एक सर इधर एक सर इधर, इस तरह से दफनाए जाने की सूचना। एक महदहा से, दमदमा से प्राप्त एक समाधान ऐसा है जिसमें पैरों को मोड़ के दफनाया गया, अर्थात शरीर को मोड़ के दफनाए जाने की सूचना मिलती है। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। दमदमा से आपको फर्श की सूचना मिलती है, जली हुई फर्श की सूचना मिलती है। तो इसकी 2 संभावनाएं हो सकती है। एक तो ये लोग जो पीट हर्ट्स बना रहे हैं, जहाँ पे गड्ढा खोद रहे हैं, तो गड्ढा खोदने के बाद उसमें क्या कर रहे हैं, आग जला रहे हैं, जानवरों को भून रहे हैं, तो उसकी वजह से उसके आसपास की जमीन क्या हो जा रही है, वो भी कड़ी हो जा रही है। अब दूसरी जो संभावना है वो बड़ी विशिष्ट है। उसकी वजह ये है कि अभी तक आपको यहाँ पे हट्स नहीं दिखाई दे रही है, जबकि आपने इससे पहले चोपनी मांडो में देखा था। जब आप लोग नॉर्दर्न विंध्याचल के मेसोलिथिक कल्चर के बारे में पढ़ रहे थे, तो वहां पे आपने देखा था चोपनी मांडो में आपको हट्स इंक्रीज दिखाई दे रही है, अर्थात निचले स्तर पे कम है, जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं वो वैसे वैसे हट्स आपको बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं, और एसोसिएटेड हट्स भी दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब है कि परिवार का कॉन्सेप्ट धीरे धीरे डेवलप हो रहा था। यहाँ पे आपको हट्स नहीं दिखाई देता, तो इसका कहाँ रहते होंगे। तो जो दमदमा से आपको जो साक्ष्य मिले हैं, इसका मतलब है कि ये लोग संभवतः एक दूसरी तरह के हट्स का निर्माण करते थे, जिसके लिए जमीन में गड्ढा खोदने की, पिट होल बनाने की जरूरत नहीं थी, बांस बल्ली को जमीन में गाड़ने की जरूरत नहीं, बल्कि जमीन में ही, जमीन के ऊपर ही ये लोग इस तरह से झोपड़ियों का निर्माण किया करते थे। और आग लगने की वजह से इस तरह की झोपड़ियों के नीचे, अर्थात जहां जहां झोपड़ियां थी, तो वहां के फर्श क्या हो गए, वो कड़े हो गए। हो सकता है कि पुनः आवास को सही करने के लिए आग लगा के सब कुछ साफ कर दिया गया, या दुर्घटनावश भी आग लग सकती है, तो इसकी संभावना आपको दिखाई देती है। तो इस तरह के जो है बर्न प्लास्टर के फर्श मिलने की वजह से हम ये संभावना प्रकट करते हैं कि संभवतः ये लोग जमीन के ऊपर ही उस तरह से तिकोनाकार झोपड़ियों को निर्माण करके रहते थे, जो यहाँ से आपको जो सूचना प्राप्त होती है उसके आधार पे ये अनुमान लगाया जाना उचित प्रतीत होता है। तो इससे रिलेटेड अगर कोई सवाल होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। बेसिकली हम लोगों ने आज क्या देखा, मेसोलिथिक कल्चर ऑफ मिडिल गंगा प्लेन। यहाँ पे आपको क्या दिखाई दिया कि मध्य गंगा घाटी की हारसू लेक के गोखुर झीलों के किनारे आपको मानव के रहने की सूचना प्राप्त होती है। 3 अलग अलग तरह के पुरास्थल मिलते हैं, 3 अलग अलग कल्चरल फेजों के, एपीपैलेथिक, अर्ली मेसोलिथिक जो नॉन ज्योमेट्रिकल फेज है, और मेसोलिथिक जो ज्योमेट्रिकल फेज है। यहाँ से आपको अभी तक पॉटरी की सूचना नहीं प्राप्त होती है। स्केलेटन मिलते हैं, 60 पीट हर्ट्स मिलते हैं। तो इन स्केलेटन से आप रिचुअल्स को समझ सकते हैं। माइक्रोलिथ आपको मिलते हैं, बोन टूल भी मिलते हैं। बोन टूल क्यों मिलते हैं, क्योंकि इनके पास रॉ मटेरियल की काफ़ी कमी रही होगी, मैदानी क्षेत्रों में रह रहे हैं। और क्वेन और मूलर का मिलना, इसका मतलब है कि ये लोग अनाज के दानों का भी प्रयोग कर रहे हैं। तो एक सामान्य जनरल फिनोमेना हम लोग ये कह सकते हैं कि गैदरिंग और हंटिंग पर आधारित इनकी संस्कृति थी, और इन्होंने अपना निवास स्थान कहाँ बनाया, मध्य गंगा घाटी के जो गोखुर झीलें हैं, जो नदियों के पैलियो चैनल के बदलने की वजह से बनी है, वहां पे इन लोगों ने अपने आवासों का निर्माण किया। और इनकी जो एक जनरलाइजेशन जो डेट है वो आप मान सकते हैं कि 6000 से 4000 ईस्वी पूर्व के आसपास जो है इस क्षेत्र में इस तरह की मध्यपाषाणी संस्कृति की सूचना आपको प्राप्त होती है।
तो नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हम लोग न्यूरोलिथिक कल्चर के बारे में बात करेंगे, उसके फीचर्स के बारे में बात करेंगे। तब तक आप लोग इसका अध्ययन करिए और कोई भी संबंधित अगर प्रश्न हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।